हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो लॉ विद रिया। तो दोस्तों आज हम अपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लास 3 को करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, और आज हम प्रत्याभूति की जो संविदा होती है उसके कितने प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस संविदा के जो मेन प्रकार हैं वो है चिरगामी या फिर चलत प्रत्याभूति, ठीक है। और दूसरा है इसकी समाप्ति, इसका प्रतिसंहरण कैसे होता है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी में MCQ कराती हैं, और MCQ सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको चैप्टर या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा MCQ में तो आप आराम से बना के कर दोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम वही सब कवर करने वाले हैं। आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे हो ताकि आप सब कुछ नोट डाउन कर सको और नोट्स बना सको, ठीक है। तो आज हम सारे प्रकार इसके देखेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों के, ठीक है, केस लॉस के माध्यम से। तो सबसे पहले प्रत्याभूति के प्रकार। तो बच्चों ये जो प्रत्याभूति होती है ना, गारंटी जो होती है, प्रत्याभूति का मतलब होता है गारंटी। तो जो गारंटी होती है ये दो तरह की गारंटी होती है। एक होती है विद्यमान प्रत्याभूति और एक होती है भावी प्रत्याभूति। विद्यमान प्रत्याभूति होती है गारंटी फॉर पास्ट डेब्ट, यानी कि जो पहले कोई उधार लिया गया है उसके लिए जो गारंटी देते हैं वो होती है विद्यमान प्रत्याभूति, ठीक है। और एक होती है भावी प्रत्याभूति, यानी कि गारंटी फॉर फ्यूचर डेब्ट, यानी कि जो पास्ट के लिए गारंटी दे रहा है पर्सन वो हुई विद्यमान प्रत्याभूति। भावी यानी भविष्य संबंधित जो फ्यूचर में दी जाएगी उसके लिए, ठीक है। तो विद्यमान प्रत्याभूति वो है जो अतीत से संबंधित है, जो पास्ट में पास्ट के उधार या पास्ट के ऋण से संबंधित है। भावी प्रत्याभूति वो है जो फ्यूचर से संबंधित है। अच्छे से समझते हैं। विद्यमान प्रत्याभूति, जब प्रत्याभूति यानी कि जब गारंटी पहले से लिए गए किसी ऋण यानी किसी उधार के विषय में दी जाती है तो उसे विद्यमान प्रत्याभूति कहते हैं। अब कुछ विद्वान है, कुछ व्यक्ति हैं, उनका मानना है कि ये गलत है, ये अवैध है और शून्य है। लेकिन एक केस आया था गुलाम हुसैन वर्सेस फैयाज अली का, जिसमें अवध उच्च न्यायालय ने इसे बिल्कुल और बिल्कुल लीगल माना था। उनका कहना था कि ये जो विद्यमान प्रत्याभूति यानी कि जो पास्ट के ऋण के लिए दी जाती है ये बिल्कुल लीगल है। अब आप इसे एक उदाहरण यानी कि एक इलिस्ट्रेशन के माध्यम से समझिए। यहाँ पे हमारे पास 3 पर्सन है, रमेश, विक्रम और विराट कोहली। विराट कोहली है प्रतिभू वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है, ऋणदाता वो होता है जो उधार देता है, मूल ऋणी वो होता है जो उधार लेता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रमेश जो है ये विक्रम से 6 महीने के लिए 10,000 रुपये लेता है, ठीक है। लेकिन रमेश को अब ये 10,000 रुपये विक्रम को चुकाने होते हैं, लेकिन रमेश जो है विक्रम को 10,000 रुपये टाइम पे नहीं चुका पाता। तो रमेश जो है वो 1 महीने का टाइम मिस्टर विक्रम से मांगता है, ठीक है। अब मिस्टर जो विक्रम है वो बोलते हैं कि भैया 6 महीने के लिए हमने तुमको पहले से दे रखे थे और अब तुम 1 महीना और मांग रहे हो, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्या पता 1 महीने में तुम भाग जाओ, हमें अपना पैसा आज की आज चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में रमेश और रिक्वेस्ट करता है तो विक्रम बोलता है कि अगर विराट कोहली इस बात की गारंटी ले ले कि तुम 1 महीने के अंदर मुझे पैसे ला के दे दोगे, मेरे पैसे मुझे वापस दे दोगे, तो मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे सकता हूँ। और फिर विराट कोहली जो है अगर वो रमेश की गारंटी लेते हैं कि भैया विक्रम 1 महीने के लिए रमेश को टाइम दे दो, 1 महीने में ये आपका उधार लौटा देगा, ठीक है। तो ये जो संविदा होगी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये होगी विद्यमान प्रत्याभूति। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें बेसिकली क्या हुआ, इसमें ये जो हमारा रमेश नाम का पर्सन है इसने विक्रम से 6 महीने पहले उधार लिया था। ऐसा तो है नहीं कि इसने विक्रम से आज ही उधार लिया था, इसमें 6 महीने के लिए उधार लिया था, लेकिन जो आज तक की डेट में नहीं चुकाया गया और अब 1 महीने का समय और वो मांग रहा है। तो ये हुई पास्ट की बात। तो विराट कोहली ने यहाँ पे रमेश के लिए गारंटी ली कि अगर रमेश 1 महीने का, जैसे रमेश ने 1 महीने का टाइम मांगा, अगर 1 महीने में वो नहीं था तो मैं उसको चुकाऊंगा, ठीक है। तो ये होती है विद्यमान प्रत्याभूति, यानी कि जब आप पास्ट के किसी उधार के लिए गारंटी ले रहे हो तो वो होती है विद्यमान प्रत्याभूति। अब भावी प्रत्याभूति क्या होती है? जब किसी भविष्य के ऋण के संबंध में गारंटी दी जाती है तो उसे भावी प्रत्याभूति कहते हैं। इसे इस तरह समझो कि ये है हमारा मूल ऋणी राजू, ये है ऋणदाता यानी कि जो उधार देने वाली है रानी राजकुमारी इंदुमती, और ये है प्रतिभू भीम। अब इसमें क्या होता है कि मूल ऋणी यानी कि ये जो राजू है ये इंदुमती से 10,000 रुपये उधार मांगता है। ये बोलता है कि 1 महीने बाद मैं गोवा की ट्रिप पे जाऊंगा तो रानी इंदुमती आप 1 महीने बाद मुझे 10,000 रुपये दे देना। अब रानी इंदुमती कहती है कि तू तो वैसे भी निक्कर पहन के घूमता है, पैसे तेरे पे है नहीं शर्ट पहनने के, भाई मैं तुझे उधार नहीं दूंगी। अगर भीम इस बात की गारंटी दे दे कि तू मेरे 10,000 रुपये 1 महीने के बाद गोवा की ट्रिप से आने के बाद दे देगा तो मैं तुझे उधार दे दूंगी। और भीम कहता है कि रानी इंदुमती जी आप इसे 10,000 रुपये दे दीजिए, अगर ये नहीं देगा तो इसकी जगह पर मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये हुई भावी प्रत्याभूति, यानी कि ये जो हमारा राजू है इसने बोला कि 1 महीने बाद ये गोवा की ट्रिप पे जाएगा, ठीक है। आज तो नहीं जा रहा ना, 1 महीने बाद जाएगा। तो इसने कहा कि 1 महीने बाद मैं गोवा की ट्रिप पे जाऊंगा तो आप मुझे पैसे दे देना 10,000 रुपये उधार। तो जो भविष्य के लिए प्रत्याभूति, जो इसने भविष्य के लिए गारंटी ली भीम ने, तो जो भविष्य के लिए प्रत्याभूति, भविष्य के लिए गारंटी होती है, इसे भावी प्रत्याभूति कहते हैं। और अगर राजू पैसे नहीं चुकाएगा तो भीम को इंदुमती के पैसे चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो देखो नॉर्मल सबसे पहली बात है कि प्रत्याभूति यानी कि जो गारंटी है, गारंटी 2 प्रकार की है।
एक आपकी विद्यमान गारंटी जो हमने अभी अभी पढ़ी है, यानी कि जो पास्ट के डेब्ट के लिए दी जाती है, और एक होती है भावी प्रतिभूति यानी कि जो भविष्य के लिए दी जाती है। अब बच्चों भविष्य की जो प्रतिभूति है ये भी दो प्रकार के अंदर डिवाइडेड है। पहली है विशिष्ट प्रतिभूति, दूसरी है चलत प्रतिभूति। चलत प्रतिभूति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिभूति समझो सबसे पहले। तो ऐसी संविदा यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक ऋण या ऋण की निश्चित राशि तक अर्थात एक समव्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन, समव्यवहार का मतलब होता है बच्चों ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन के लिए होता है और जिसके पूरा होते ही समाप्त हो जाता है, तो उसे विशिष्ट प्रतिभूति की संविदा कहते हैं। कुछ नहीं है, अभी समझाऊंगी आसानी से। देखो यहाँ पे वही केस है। उदाहरण देखो, भीम ये वचन देता है कि यदि इंदुमती राजू को 2000 रुपये ऋण के रूप में देंगी, तो यदि राजू 2000 रुपये वापस करने में कोई चूक करता है तो उस स्थिति में भीम इन पैसों का भुगतान कर देगा, ठीक है। यानी कि ये जो भीम है जिसने प्रतिभूति यानी कि जिसने गारंटी ली, भीम ये कहता है कि अगर रानी इंदुमती ने 2000 रुपये इसे उधार दे दिए और अगर इसने वो पैसे उधार वापस नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रतिभूति है ये जो है ये इसको पैसे वापस देगा, ठीक है। तो बेसिक सी बात है कि विशिष्ट प्रतिभूति ऐसी प्रतिभूति है जिसमें एक ट्रांजैक्शन होता है। इसमें एक ही तो ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि एक ही तो पैसे की बात हो रही है, केवल और केवल 2000 रुपये की बात हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि भीम ने कह दिया कि लाइफ टाइम तक के लिए राजू जितने चाहे उतने पैसे इंदुमती से ले सकता है, फिर बाद में मैं उन्हें पे करता रहूँगा, ऐसा तो नहीं कहा ना। उन्होंने केवल ये कहा, भीम ने केवल ये कहा कि इंदुमती अगर 2000 रुपये राजू को दे देगी तो उनका जो हिसाब होगा वो मैं चुकता करूँगा, ठीक है। तो ये एक विशिष्ट प्रतिभूति है जो केवल एक समव्यवहार के रूप में दी गई, यानी कि एक ट्रांजैक्शन की जब बात आती है तो वो होती है विशिष्ट प्रतिभूति। यानी कि जैसे मान लो आप किसी से बोल दो कि भाई ये मेरा दुकान है, इसे परचूने की आप उसे परचूने की दुकान पे ले जा रहे हो, आप परचूने की दुकान वाले से कहते हो कि भैया ये मेरा एक दोस्त है, 2000 रुपये का जितना भी सामान ये ले इसे दे देना, उसके पैसे मैं दे दूंगी, ठीक है। अब 2000 तक के पैसे आप दोगे, अब उसके ऊपर जितना वो लेगा वो जाने दुकानदार जाने, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही है कि जो विशिष्ट प्रतिभूति होती है ये एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसी संविदा है जिसमें केवल और केवल एक ट्रांजैक्शन की बात होती है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि उदाहरण में आप समझ सकते हो कि एक ट्रांजैक्शन की बात है, ध्यान से पढ़ लेना, आ जाएगा समझ, ठीक है। अब चलत या फिर चिरगामी प्रतिभूति क्या होती है, ठीक है। अब धारा 129 में इसे समझाया गया। अगर आपसे पूछने लगे कि चलत या फिर चिरगामी प्रतिभूति का वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है धारा 129 में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि धारा 129 के अनुसार यह प्रतिभूति जो समव्यवहारों की किसी श्रृंखला तक विस्तृत होती है चिरगामी प्रतिभूति कहलाती है। कुछ नहीं है, समव्यवहार का मतलब है ट्रांजैक्शन और श्रृंखला का मतलब वही है कड़ी से कड़ी का जुड़ता जाना है। यानी कि अभी पीछे वाली हमने पढ़ा था कि इसमें केवल एक ट्रांजैक्शन हो रही थी, इसमें 10 ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रही थी, ठीक है। इसमें एक ट्रांजैक्शन हो रही थी, लेकिन इस वाली ये जो चलत प्रतिभूति होती है ये चलती रहती है, इसे कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं, चलती रहती है, इसलिए ये हमेशा रहती है, फिर लंबे समय के लिए रहती है। जैसे कि चुटकी अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, भीम 2 महीने में जितने लड्डू आपकी दुकान से खाएगा सबकी पेमेंट मैं करूंगी, ठीक है। तो ऐसे में भीम जितने भी लड्डू टुनटुन मौसी की दुकान से खाएगा उस सब का पेमेंट जो है चुटकी करेगी 2 महीने के अंदर, चाहे 10,000 के खा ले, चाहे 20,000 के खा ले, चाहे 2 लाख के खा ले, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि 2 महीने तक लगातार ये सब चल रहा है ना। यानी कि चुटकी ने अपनी माँ से कहा कि 2 महीने के लिए भीम जितने भी लड्डू खाएगा सबके पैसे मैं दूंगी। तो 2 महीने तक लगातार ये चल रहा है ना। और ऐसा तो है नहीं कि भीम ने 2000 के लड्डू खाए या फिर 1 रुपये का एक लड्डू खा लिया, ऐसा तो नहीं है ना। अब भीम चाहे तो 10 लाख के खा ले, 5 लाख के खा ले, या फिर रोज जाके 10 खा ले, एक दिन में 10, 20, 30 खा ले। तो जहाँ पे मतलब ट्रांजैक्शन है, इनकी जहाँ पे लेन देन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो वहाँ पे चलती है चिरगामी प्रतिभूति आती है। और जहाँ पे केवल एक ही लेन देन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2000 रुपये का लेन देन हो रहा था केवल, तो ये विशिष्ट प्रतिभूति। और जहाँ पे बहुत सारा लेन देन होता रहता है या फिर बहुत लंबे टाइम के लिए गारंटी दी जाती है, तो चलती है चिरगामी प्रतिभूति के अंदर आती है। आई होप आपको समझ में आ गई हो। एक और इलिस्ट्रेशन देखो, इसमें क्या है कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। ध्यान से पढ़ना, ठीक है, मैं समझाऊंगी आपको आ जाएगा समझ। इसमें क्या है कि ए बी द्वारा सी को प्रदान किए जाने वाले आटे के 5 बोरे के मूल्य की जो कि 1 महीने में दिए जाना है कि देने के लिए बी को प्रतिभूति देता है। यानी कि जो ए है, देखो ये ए है, ये सी का फ्रेंड है। चलो मैं ये भी नहीं बताती कि ये सी का फ्रेंड है, ठीक है, ऐसे समझो। ये ए जो है ये नॉर्मल आदमी है, ठीक है। अब ये सी को एक मील में लेके जाता है और वो मील है बी की, ठीक है।
कुल मिला के बी जो है, बी एक दुकान का एक मतलब आटे की कंपनी का मालिक है। और बी क्या करता है, ए आता है बी की दुकान पे, ए बोलता है कि भाई सी को जितने भी आटे के कट्टे चाहिए, बी से बोलता है कि जितने भी आटे के कट्टे उसे चाहिए तुम दे देना, 1 महीने में 5 बोरे उसे दे देना, मैं उनकी पेमेंट कर दूंगा। अगर ए ने ऐसा कहा कि 5 बोरे दे देना, मैं उनकी पेमेंट कर दूंगा, तो ऐसे में ए जो है वो सी के द्वारा लिए गए 5 बोरों के लिए लायबल है। लेकिन अगर सी उससे ज़्यादा बोरे लेता है तो उसके लिए ए लायबल नहीं होगा। एक बार पढ़ो, ए बी द्वारा सी को प्रदान किए जाने वाले आटे के 5 बोरों के मूल्य की जो 1 महीने में दिया जाना है कि देने के लिए बी को प्रत्याभूति देता है। यानी कि ए बी को गारंटी देता है कि बी जो है वो सी को 1 महीने में 5 बोरे आटे के दे दे। यानी कि 5 बोरे अगर बी सी को देगा, बी जो है बच्चों वो एक दुकान का मालिक है, उसकी दुकान पे या फिर उसकी मील समझो, बी की एक आटे की मील है जहाँ से वो सी को 5 बोरे देने वाला है। और एक गारंटी दे रहा है कि भाई 5 बोरे तू इसको दे दियो, उनके पैसे जो हैं उनकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। अब गारंटी तो इसने ले ली, अब ये जो सी है ये जाके बी के पैसे लौटा भी देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये गारंटी जो थी, चलत प्रत्याभूति की जो गारंटी थी, यहीं की यहीं खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि भाई ए ने जो है सी से 1 महीने की बात रखी थी कि 1 महीने में जितने भी ये लेगा, उसके जितने भी 5 बोरे ये लेगा उनके पैसे ये देगा। ठीक है, इसमें एक निश्चित ट्रांजैक्शन था। ठीक है, अब सी जो होता है, मान लो सी जो है वो बी के पास चौथे 5वें महीने में दोबारा गया और उससे 4-5 बोरे फिर ले ले। ठीक है, और उनके पैसे ना दे, तो ये जो बी है ना, ये ए पे केस नहीं कर सकता। बच्चों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक चिरगामी प्रत्याभूति नहीं थी, ये एक निश्चित टाइम के लिए दी गई थी। निश्चित टाइम का मतलब है कि ये एक टाइम के लिए दी गई थी कि 1 महीने में 5 बोरे वो लेगा। अगर देखो हमारा ए वाला जो पर्सन है वो ये बोल देता कि सी पर्सन जो है 1 महीने में जितने भी बोरे लेगा सबकी पेमेंट मैं करूँगा, तो ऐसे में तो ये चलत प्रत्याभूति होती। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला था कि ए 1 महीने में ये 5 बोरे लेगा और उनकी पेमेंट मैं करूँगा, तो भैया ये 5 बोरों के लिए ही लायबल है। 5 से ज़्यादा अगर ये लेगा तो ए की कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, अब अंतर, साधारण प्रत्याभूति को विशिष्ट प्रत्याभूति भी बोलते हैं और चलत प्रत्याभूति अभी आपको समझाई दी, चलत या चिरगामी प्रत्याभूति। अब इनमें अंतर क्या है? तो साधारण यानी कि विशिष्ट प्रत्याभूति जो होती है इसमें एक ही ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि एक ही बार लेन देन की बात हो रही है। लेकिन जो चलत प्रत्याभूति होती है इसमें कई बार यानी कि अधिक समव्यवहार होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे कि चुटकी ने कहा था कि ये 1 महीने में या 2 महीने में जितने लड्डू खाएगा सबके पैसे मैं दूंगी, यानी कि 1 लड्डू तो नहीं खाएगा ना भीम चाहे तो 10 खा ले, चाहे 50 खा ले 1 महीने में, चाहे 100 खा ले या फिर 1000 रुपए के लड्डू खा ले, तो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन यानी कि एक से ज़्यादा लेन देन हो रहा है ना, तो वहाँ पे आती है चलत प्रत्याभूति। ठीक है, अब क्या है कि यह दीर्घकालिक नहीं है। साधारण प्रत्याभूति जो होती है ये बेसिकली प्रत्याभूति होती है किसी पर्सन की ऐसी नॉर्मली गारंटी दे दी। दीर्घकालिक का मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, लेकिन चलत प्रत्याभूति जो होती है ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लाइक 6 महीने, 10 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, इस तरह। अब साधारण प्रत्याभूति में क्या होता है कि प्रतिभूति यानी कि जो पर्सन गारंटी लेता है एक समव्यवहार यानी कि एक ट्रांजैक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी हाँ, तो कुल मिला के इसमें जो है जो मतलब पर्सन गारंटी लेता है वो केवल और केवल एक समव्यवहार यानी कि एक ट्रांजैक्शन के लिए लायबल होता है, जबकि इसमें जो है जितने ट्रांजैक्शन डिसाइडेड होते हैं, लाइक जैसे बोला 1 महीने में ये जितना भी सामान लेगा उसके पैसे मैं दूंगा, जितना भी ट्रांजैक्शन अब होगा उसके लिए प्रतिभूति इसमें लायबल होगा। लेकिन इसमें एक मतलब एक ही समव्यवहार एक ट्रांजैक्शन के लिए उत्तरदायी होता है और इसमें अनेक के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब इसकी समाप्ति कैसे होगी, यानी कि जो चिरगामी चलत प्रत्याभूति है इसकी समाप्ति कैसे होगी? तो इसकी समाप्ति 3 तरह से होगी। एक तो सूचना द्वारा जो कि धारा 130 में आती है, एक प्रतिभू की मृत्यु द्वारा जो धारा 131 में आती है, एक संविदा की शर्तों में परिवर्तन द्वारा जो कि धारा 133 में आती है। समझाती हूँ सूचना द्वारा कैसे होगी। देखो सूचना द्वारा धारा 130 में चलत प्रत्याभूति का भावी समव्यवहारों के बारे में प्रतिसंग्रहण लेनदार को सूचना द्वारा किसी समय भी प्रतिभू कर सकेगा या प्रतिभू कर सकेगा। इसका मतलब है कि प्रतिभू कौन है? वो पर्सन जो गारंटी दे रहा है। अब जैसे मान लो चलत प्रत्याभूति है, उसमें क्या होता है कि जैसे चुटकी ने बोल दिया था कि 2 महीने तक ही जितने भी लड्डू खाएगा भीम उसके पैसे मैं दूंगी। अब अगर ऐसे में चुटकी 1 महीने के अंदर जाकर बोल दे कि मम्मी ये इसने अब तक जितने भी लड्डू खा लिए उनके पैसे मैं दे रही हूँ, लेकिन आगे जितने भी लड्डू खाएगा उनके पैसे मैं नहीं देने वाली क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब चुटकी सूचना दे देगी या फिर कोई भी पर्सन सूचना दे देगा कि मैं अब इसका भार वहन नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में ये जो चलत प्रत्याभूति है ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसका एक केस भी है ऑफर्ड वर्सेस डेवाइस, जिसमें आप इसको ही लिख सकते हो। ठीक है, अगला है प्रतिभू की मृत्यु द्वारा, यानी कि जिस पर्सन ने गारंटी लिया जो कि धारा 131 में जिस पर्सन ने गारंटी लिया अगर वो पर्सन मर जाएगा तो ये जो उसने गारंटी ली थी वो भी खत्म हो जाएगी।
ठीक है। जैसे कि मान लो चुटकी ने बोला था कि 2 महीने में भीम जितने लड्डू खाएगा सबके पैसे मैं दूंगी, और 1 महीने के अंदर चुटकी मर गई, तो 1 महीने के जितने भी पैसे हैं उसे चुटकी के घर वाले देंगे, ठीक है। यानी कि उस जितना चुटकी के राज में खर्चा हो चुका है उतने पैसे चुटकी के घर वाले देंगे, और जब चुटकी मर गई तो उसके बाद कोई भी उसके पैसे नहीं देने वाला है, ठीक है। बाद के समव्यवहार के लिए, यानी कि बाद के ट्रांजैक्शन के लिए, बाद के लेन देन के लिए कोई भी पैसे नहीं देगा, लेकिन उसके रहने तक जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब है संविदा की शर्तों में परिवर्तन के द्वारा, जो कि धारा 133 में, यानी कि जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 2 महीने में जितने भी लड्डू खाएगा उतने के। अब ऐसा होता है कि चुटकी की माँ और भीम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि चुटकी को फंसाते हैं, 3 महीने कर देते हैं, हम बोल देंगे सबके सामने कि 3 महीने बोला था, या फिर कुछ भी अगर संविदा की शर्त में परिवर्तन होता है तो ऐसे में ये खुद ही खुद खत्म हो जाएगी। अब इसके एमसीक्यू देख लो। पहला है, एक समव्यवहार के लिए दी गई प्रत्याभूति कहलाती है, याद करो। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि जब किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए प्रत्याभूति गारंटी दी जाती है तो उसे विशिष्ट प्रत्याभूति कहते हैं। कमेंट करके बताना कि किसके कितने एमसीक्यू सही गए। जब एक, मैं समझा रही हूँ दोबारा, एक ट्रांजैक्शन यानी कि एक लेन देन के लिए अगर गारंटी दी जा रही है तो वो विशिष्ट प्रत्याभूति, और जब एक से ज़्यादा के लिए गारंटी दी जा रही है तो वो चलत प्रत्याभूति है। 2 क्वेश्चन आपके यहीं से ठीक हो गए भाई। मुझे कमेंट करके बताना कि किसके कितने एमसीक्यू सही गए। अगला है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में चलत प्रत्याभूति का प्रावधान किया गया है? तो बता दूं कि धारा 129 में चलत प्रत्याभूति की परिभाषा जो है वो दी गई है। अगला है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 130 में उल्लेखित है। तो जो धारा 130 है उसमें सूचना देकर कैसे चलत प्रत्याभूति खत्म की जाए उसके बारे में बताया गया है। अगला है, चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंग्रहण हो सकता है। तो चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंग्रहण 3 तरह होता है, यानी कि प्रतिसंग्रहण का मतलब है समाप्ति। तो चलत प्रत्याभूति की समाप्ति 3 तरह से होती है। पहली होती है सूचना देकर, यानी कि जब पर्सन सूचना दे देगा कि मैं अब और गारंटी नहीं लूंगा तो तब हो जाएगी, और साथ ही साथ अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो तब हो जाएगी, और साथ ही साथ अगर कोई भी हेर फेर की जाती है तो तब हो जाएगी। तो इसका आंसर है डी। तो अगला है, वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार समव्यवहारों की, यानी कि समव्यवहार को मतलब ट्रांजैक्शन की किसी अवधि यानी कि श्रृंखला तक होता है तो उसे क्या बोलते हैं? देखो मैं बता दूं पहले, समव्यवहार का मतलब है ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, और श्रृंखला का मतलब है कड़ी बनती चली जाती है, जैसे कि एक श्रृंखला ये चलती चली जा रही है, ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन होता जा रहा है। तो पहली बता दो वो है चलत प्रत्याभूति। चलत प्रत्याभूति वो जिसमें समव्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। विशिष्ट प्रत्याभूति वो जिसमें केवल एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। अगला है कि प्रतिभूति यानी कि जो पर्सन गारंटी ले रहा है उसकी मृत्यु के द्वारा चलत प्रत्याभूति कब खत्म होगी, यानी कि किस धारा में इस बारे में बताया गया है कि अगर मृत्यु हो जा रही है तो वो खत्म है। तो ये बताया जा रहा है धारा 131 में, ठीक है। अगला है, साधारण प्रत्याभूति दी जाने के बाद। तो पहले ही बता दूं, साधारण अगर नॉर्मल गारंटी कोई पर्सन दे रहा है किसी इंसान के बारे में, ठीक है, कि इस इंसान को काम पे रख लो ये अच्छा है, और वो इंसान चोरी करके भाग जाए उसके घर में, इस तरह की कोई गारंटी दी, या फिर सामान के लिए कोई गारंटी दी कि मुझे आप ये सामान उधार दे दो, मैं सुबह तक इसके पैसे दे जाऊँगा, सामने वाला गारंटी देते हाँ भाई दे दो, ये दे देगा पैसे। तो अगर ऐसी नॉर्मल कोई गारंटी है तो वो वापस नहीं ली जा सकती, ठीक है। हाँ, तो अगला है, जिस कर्मचारी को किराया वसूल करने के लिए नियुक्त किया गया है उसकी ईमानदारी के लिए दी गई प्रत्याभूति। तो बच्चों ये चलत प्रत्याभूति होती है, क्योंकि किराया वसूल करना जो है वो एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। ये महीनों तक लगातार किराया वसूल करते रहना है सालों तक, ठीक है, जब तक उससे किराया लेने लायक वो घर रहेगा, ठीक है। तो ये चलत प्रत्याभूति होती है, चलती रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। आगे भी इसी तरह सीरीज आती रहेंगे। अगर कहीं भी आपको कोई भी कमी नज़र आ रही है तो आप बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे बता दो, टेलीग्राम पे बता दो, व्हाट्सएप चैनल पे बता दो। आईडी वही है, लॉ विद रिया। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कुछ भी अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में सुधार करूँ तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।